बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 7 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो जवाब तो चाहिए। आज जवाब तो चाहिए में बात होगी सबसे पहले हिंदुस्तान को बांटने का क्या जिहाद का प्लान है कुछ, आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आज इसकी भी तहकीकात होगी कि जिहादी सोच के लिए जिस तरह से ये एक्टिवनेस जो दिख रही है लोगों में, इसके पीछे का राज क्या है। चीजें बड़ा उसका मजहब जो है, किसी भी चीज से बड़ा उसका मजहब है तो इसके पीछे क्या है, जिसकी वफादारी ना तो देश के प्रति होती है और ना वो नागरिक है और ना ही उसकी वफादारी उसके समाज के प्रति होती है। उसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ मजहब के प्रति होती है। अब तक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो मजहब जो दूसरों की मान्यता के खिलाफ नफरत सिखाता है, मजहब वो जो इंसान को इंसान से लड़वाता है, जिहाद के नाम पर उसी देश को खोखला करवाता है। आज हिंदुस्तान की मिट्टी में भी कुछ ऐसे ही असंख्य दीमक पनप रहे हैं जो मजहबी एजेंडे की आड़ में हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं, जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में किया है। दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन अल कायदा के टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर दिया। इस मामले में 11 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। हैरानी की बात यह है कि अब तक इन 11 में से 2 आरोपी पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी थे। पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा यह भी किया कि अल कायदा के आतंकियों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से जिहाद के लिए धन जमा करने की योजना बनाई थी। उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारों की खरीद के लिए योजना के पैसे भी लिए थे। झारखंड आधारित इस आतंकी समूह और दिल्ली में उनके समर्थक आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। जो गिरफ्तार किए गए जिहादियों में से कुछ तो राजस्थान के भिवाड़ी से हथियार का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग लेते हुए इनको पकड़ लिया गया है, जिनका सरगना डॉक्टर इश्तियाक अहमद उर्फ कैप्टन है, जो रांची से पकड़ा गया है। इस मॉड्यूल का अगुवा भी इसको माना जाता है, जो फदायीन आतंकी दस्ता तैयार कर देश में इस्लामी खिलाफत की तैयारी जो है वो कर रहा था, जिसका ग्रुप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जिहाद के लिए धन इकट्ठा करने की योजना पर काम कर रहा था। यानी भारत के ही पैसों से भारत की बर्बादी की साजिश हो रही थी। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान में पनपते मजहबी दीमकों का पक्का सफाया कब तक होगा। आखिर कब तक जिहाद के नाम पर भारत ऐसे सांपों को पालता रहेगा, और आखिर हमारे देश में ऐसे कितने टेरर मॉड्यूल हैं जिनका भांडाफोड़ होना बाकी है। करेंगे आज इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले बहुत छोटी सी रिपोर्ट। जीवित कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड, बैटरी के साथ साथ एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस और नकली INSAS राइफल भी बरामद की थी। इसके अलावा रांची में छापेमारी कर पुलिस ने डॉक्टर इश्तियाक अहमद उर्फ कैप्टन और उसके चेलों को SLR, कार्बाइन और 5.1 लाख रुपए के साथ पकड़ा था, जो इस मॉड्यूल का अगुवा है, जो फिदायीन आतंकी दस्ता तैयार कर देश में इस्लामिक खिलाफत लाने की तैयारी में है, जिसका ग्रुप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जिहाद के लिए धन इकट्ठा करने की योजना पर काम कर रहा था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो 3 किश्तों में सीधे उनके खाते में आते हैं। ये योजना किसानों को खाद बीज खरीदने में मदद के लिए सरकार ने शुरू की थी, लेकिन आतंकवादी इस योजना का लाभ अपने घिनौने मकसद को पूरा करने में लगा रहे हैं। खासकर डॉक्टर इश्तियाक अहमद जैसे आतंकी के नुमाइंदे जो जिहाद के लिए दीमक की तरह भारत को खोखला कर रहे हैं, जो भारत के पैसों से ही भारत को खोखला करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ब्यूरो। तो आपने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस देश के अंदर यानी अपने ही देश में कुछ ऐसे जयचंद हैं जो इस देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, आतंकी साजिश करते हैं, देश के पैसों का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए, आतंकी चीजों के लिए करते हैं। कौन है ये लोग, किनको शिक्षा दी जा रही है, कौन सा इनका मॉड्यूल है, कहां से ये षड्यंत्र तैयार हो रहा है, सभी सवालों पर जवाब जानेंगे। मेहमानों का परिचय आपसे कराता हूं। मेरे साथ रमाकांत पटेल साहब जुड़ गए, नेता आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। अविरल मलिक साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट रमजान चौधरी मेरे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ वेद भूषण साहब जुड़ेंगे, एक्स ACP हैं दिल्ली से, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये पूरा भांडाफोड़ जो हुआ है। लेकिन पहला सवाल अविरल मलिक साहब,
आपसे, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरी आवाज आ रही है आपको? मलिक साहब, आवाज आ रही है आपको? चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। रमाकांत पटेल साहब, आज ये जो 3-4 लोग पकड़ाए हैं और उसके साथ जो गैंग काम करता था, लेकिन इश्तियाक अहमद उर्फ कैप्टन भारत के रहने वाले, भारत में रह रहे हैं, भारत की सरकारी योजनाओं का पैसा खा रहे हैं और काम आतंक का हो रहा है। कहां से ये मॉड्यूल चल रहा है सर? कौन सी साजिश है ये? देखिए, खुफिया एजेंसियां जितनी हैं, देश की सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां जितनी हैं, ये उनके लिए बड़ी कामयाबी की बात है कि अगर कोई ऐसी मंशा रखता है और ऐसे कृत्य में शामिल होता है तो उसको आइडेंटिफाई करके और गिरफ्तार किया गया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये जांच एजेंसियों के लिए तो अच्छी बात है कि उन्होंने प्रयास किया। मैं जहां तक समझता हूं कि अगर कोई घटना ऐसी घटित होती है तो इसमें सरकार को गंभीरता से ये ध्यान देना चाहिए। आप बतलाइए कि पीएम किसान सम्मान निधि जो है, इसका पैसा कैसे ऐसे व्यक्ति के पास चला जाता है जो देश के लिए क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये तो उन अधिकारियों को सोचना चाहिए जो पीएम किसान निधि के लिए जिसका नाम प्रस्तावित करते हैं। तो ये जांच का विषय है, ये गहरी साजिश का विषय है, ये बहुत गंभीर मामला है कि अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो यहाँ पे आतंकी गतिविधियां चलाते हैं, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। देश की जो जांच एजेंसियां हैं, इसको इसमें गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। ठीक है, अविरल मलिक साहब, किस तरह से देखते हैं ये जो लोग पकड़ाए हैं और एक बड़ा गैंग जो है वो चल रहा था इस्लामिक तमाम चीज़ों को लेकर, और जो इख्तियाक का पूरा गैंग है उसमें चाहे हम बात कर लें आतंकी चीज़ों की, ऐसी तमाम ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन मेरा सवाल ये कि हमारा फेल्योर तो है ना, अगर ऐसे लोगों को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, इतनी देर लग रही है, इतनी चीज़ों सामने आने के बाद अगर पकड़ रहे हैं तो कैसे ये चीज़ें कम होंगी? जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के वक्ता, आम आदमी पार्टी के नेता रमाकांत पटेल जी बोल रहे थे मेरे से पूर्व में, इन्होंने पूर्ण रूप से इस विषय का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर एक प्रकार से आरोप लगाने का प्रयास किया। लेकिन इनकी जिम्मेदारी बनती थी, ये जिहादियों के खिलाफ बोले, आतंकवादियों के खिलाफ बोले, खालिस्तानियों के खिलाफ बोले, विदेशी फंडिंग के खिलाफ बोले, पाकिस्तान के खिलाफ बोले और तालिबानी ताकतों के खिलाफ बोले, एक प्रकार से देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बोले, देशद्रोही ताकतों के खिलाफ बोले, कानून विरोधी, संविधान विरोधी और उसके साथ साथ दंगाई ताकतों के खिलाफ ये बोले। लेकिन ये नहीं बोले क्योंकि एक प्रकार से चाहते हैं कि केवल और केवल इन हर मुद्दा का पॉलिटिसाइजेशन किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिया जाए। इसीलिए हम कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम पूरे देश से अपील करते हैं कि सबको एकजुट होकर के इस प्रकार की ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। इसीलिए हम अपील करते हैं पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति से, मां भारती के प्रत्येक सच्चे सपूत से कि जिहादियों के खिलाफ हमें मुहिम चलानी होगी, अभियान चलाना होगा, किसी जिहादी को नहीं बख्शना होगा, चाहे वो जिहादी हो जो एक। प्रमोद मिश्रा जी, अब मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से मलिक साहब कह रहे हैं कि इन जिहादियों की गैंग को पकड़ना होगा, कौन है ये लोग जो हमारे देश का पैसा खा रहे हैं और उसी पैसे के बाद आतंकी चीज़ों को पनाह दे रहे हैं? पूरा मॉड्यूल चल रहा है, क्लासेस ऑनलाइन तक चल रही हैं। मैंने जब इसकी डीप स्टडी की तो मुझे पता चला, मेरे सहयोगी विवेक ने ये रिपोर्ट तैयार की, जब उन्होंने रिसर्च डीप की उनको पता चला कि व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस हो रहे हैं, पूरी क्लासेस ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। तो कौन है ये जो षड्यंत्र कर रहा है? बिल्कुल विकास जी, ये इनको कहीं ना कहीं से ये नहीं कह सकते कि यह देश के साथ हैं या राष्ट्र के साथ हैं, राष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं, ये संभव ही नहीं है क्योंकि इनका पूरा प्लान देश के खिलाफ ही काम कर रहा होता है। ये देश के साथ किसी भी तरह से साथ नहीं खड़े हैं। ये आप भी देख रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं और ये छुप करके इस तरीके से काम करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचा पाए और बाहरी संगठनों से, जो कि देश के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठन है, ऐसे संगठनों के साथ ये काम कर रहे होते हैं और बाकायदा प्लान के तहत। ये नहीं कि यहाँ कोई, अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ इनके नेता के सामने आकर के, जो कि देश में ऐसे कुछ जयचंद है बैठे हुए हैं, जो आगे कह देंगे कि हाँ शायद अज्ञानता बस हो रहा था या अबोध थे, कुछ जानकारी नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं। बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये चीजें हम लोग आज से नहीं बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब कोई आतंकवादी देश में घुस आता है तो उसके साथ में खड़े हो जाते हैं लोग, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन विकास जी, प्लानिंग के तहत काम होता है। अब देखिए, इस पर बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। ठीक है, जो सरकार ठीक है, एक बार मैं ओपनिंग कमेंट ले लूं। रमजान चौधरी जी, आप किस तरह से देखते हैं जो गैंग पकड़ाया है, देश विरोधी चीजों में शामिल, आतंकी चीजों को बढ़ावा देने वाले ये लोग जो गिरोह है,
इन जिहादियों का, किस तरह से देखते हैं इनको? सर अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है, शायद आवाज नहीं आ रही आपकी। जो ये आतंकी संगठन पकड़ा है, सबसे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूं। ऐसे आतंकी या इस तरह से देश को लूटने वाले या अंदर घात करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी मैं मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं जी। दूसरी बात ब्रजेश जी, इससे बहुत सवाल खड़े होते हैं कई तरह के। अभी मलिक साहब भी बोल रहे थे और आम आदमी के नेता भी बोल रहे थे। देखिए, सिर्फ ये कहने से कि ये हुआ वो हुआ, आज राष्ट्रवादी सरकार है, सबसे मजबूत सरकार है हमारे देश की। नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रवादी भी हैं। तो अगर उनके रहते हुए ये सब घटनाएं होती हैं तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। हम दूसरों की बात करते तो शायद ये सवाल नहीं उठता। तो सबसे पहले मलिक साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आज भी इस तरह के आतंकवादी गतिविधियां पीएम के केयर के पैसे से या प्रधानमंत्री योजना के पैसे को करके आतंकी गतिविधियों में लगाते हैं, तो ये इस सिस्टम पर, व्यवस्था पर बहुत। चौधरी साहब, बिल्कुल मैं इस पे आपसे जवाब मलिक जी के पास भी जाऊंगा, आपने जो सवाल किए जवाब लूंगा। लेकिन अब मेरा यहां से एक सवाल और है, और वो सवाल ये है कि इस पे जितने भी पकड़ाए हैं वो सभी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, और जितना मैं जानता हूं रमजान चौधरी जी, आप भी इस्लाम को मानते होंगे। तो ये इस्लाम को इनसे कहां से, इस इस्लाम में ये ऐसे डाइवर्ट हो जाते हैं कि इस रास्ते पर चल पड़ते हैं और इस तरह की चीजें, देश विरोधी चीजें हो जाती हैं? जितने भी लोग पकड़ाए सब इस्लाम को मानने वाले हैं, सब मुस्लिम हैं। देखिए, ये सही बात है कि जिनके नाम मैं अभी आपकी स्क्रीन पे देख रहा हूं सब इस्लामिक नाम है, लेकिन सच बात ये भी है कि आतंकवाद का, चोरी का, डकैती का और देशद्रोह का कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म होता तो बहुत सारे लोग, चाहे सेना की बात पर इनका तो धर्म एक ही है ना सर, इन सभी का धर्म तो एक ही है। फिर दूसरे धर्म से भी पकड़े जाते हैं। सच ये है कि जो आतंकवाद या देशद्रोह का, मलिक साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए अभी खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। देखिए, आप तो दूसरे धर्मों से भी पकड़े जाते हैं। इस देश में पहले एक गृह मंत्री ऐसे आ गए थे जो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ दिए थे हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, या मैं यूं कहूं कि बराबरी पर रखने के लिए। अब वो पता नहीं कौन सी समानता का प्रयोग कर रहे थे कि वो हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़कर हिंदुओं को, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि जिहादियों ने, देश विरोधियों ने, देशद्रोहियों ने, आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगाने का कार्य किया। एक प्रकार से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी श्रीनगर की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, लेकिन क्या हाल हुआ वो सबको मालूम है। जहां बढ़ते हैं वहां कटते हैं। हाँ। इस विषय को जिस प्रकार से योगी जी ने स्पष्ट किया वो बिल्कुल सही है। मलिक साहब, आपको तो जिहादियों का ही नहीं पता। जिहाद तो बहुत अच्छे लोगों को कहते हैं, आप उन आतंकवादियों को जिहादी कह रहे हैं। आपको तो शायद इस अरबी भाषा का ही नहीं पता। मैं आपको कहता हूं उनको आतंकवादी कहिए, उनको सेपरेटिस्ट कहिए, कुछ भी गलत नाम दीजिए, उनको बुरा नाम दिया, आप उनको जिहादी कह रहे हैं। नहीं रमजान चौधरी जी, फिर जिनको मैं जिहादी कहता हूं, जो थूक जिहाद करते हैं तब मैं उनको थूक जिहादी कहता हूं, आपको आपत्ति हो जाती है। जो मूत्र जिहाद करते हैं मैं उनको जिहादी कहता हूं, फिर आपको दिक्कत हो जाती है। जो वोट जिहाद करते हैं उनको मैं वोट जिहाद कहता हूं, तो आपको दिक्कत हो जाती है। अब अगर वो आतंकी चीजों को कर रहे हैं, अगर उसमें भी मैं जिहादी ना कहूं तो इस पे आपको मिर्ची लग रही है। मैं कहता हूं आतंकी कहिए, उनको जिहादी क्यों कहते? एक बात बताओ ब्रजेश जी, मान लो किसी गधे का नाम हम ये कहें कि ये घोड़ा है तो कितना बुरा लगेगा। अब जिहादी तो बढ़िया नाम है, आप उनको आतंकी कहिए। नहीं, आपने तुलना, चलिए कम से कम ये ठीक है कि तुलना आपने सही की है, जिहादी की तुलना गधे से की है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन प्रमोद मिश्रा जी, सवाल मेरा ये, आपसे सवाल लूंगा और ये भी जानूंगा कि वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ ऐसी चीजें होती हैं, इस पे जवाब। लेकिन उससे पहले बहुत छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है, इन तमाम जो गिरोह पकड़ाया है। लेकिन मैं अब हिंदू धर्मगुरु जी आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से अभी रमजान चौधरी साहब कह रहे थे प्रमोद जी के दोनों तरफ होते हैं भाई, इसको आप धर्म से मत जोड़िए। लेकिन जब मैंने सवाल किया कि ये सभी एक ही धर्म से हैं, तो उस पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए यहाँ विकास जी, हमने अभी तक जो समझा है, और आप भी जानते हैं ये चीज, हमारे रमजान साहब भी जानते हैं कि आतंकवादी जो कई बार कह देते हैं ना कि आतंकवादी धर्म नहीं होता, अरे धर्म बिल्कुल होता है, प्रत्यक्ष है ये। जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मुस्लिम ही क्यों होते? वहां कोई हिंदू होता है? धर्म नहीं, मजहब होता है, मजहब होता है, धर्म तो हो ही नहीं सकता। एक ही तरफ
विकास जी ज्यादातर ऐसा देखा गया है और ये सत्य है कि आतंकवादी ज्यादातर मुसलमान ही होता है, मुस्लिम ही होता है। अब वैसे कोई ट्रेनिंग कहाँ की जाती है, कैसे की जाती है, वहां प्रत्यक्ष अभी जब दिल्ली में कहानी हुई है अभी। नहीं, आप तो स्टडी करते होंगे, आपको क्या लगता है कहाँ होती है ट्रेनिंग? किस तरह से ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग देश में ही होती है, हमारे कहीं अलग नहीं होती। यहाँ जो जयचंद बैठे हुए हैं वो ट्रेनिंग यही कराई जाती है और उन्हीं के थ्रू ट्रेनिंग होती है। देखते हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को दिखाते हैं कि नहीं हम देश के साथ हैं, लेकिन देश के साथ कहीं एक अंश भी नहीं होते ऐसे लोग, और ये बाहर के कुछ आतंकवादी संगठनों से संपर्क करके। ठीक है, और देश रमाकांत पटेल साहब वो कह रहे हैं कि दोनों तरफ से ऐसे लोग होते हैं, लेकिन पिछले कई महीने अभी जो आंकड़े गिनवाए वो सभी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। मेरा सवाल ये नहीं है कि सभी इस्लाम के लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं वो सब इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। ब्रजेश जी, आप सीनियर पत्रकार हैं। मैं चूंकि ये मुद्दा ऐसा नहीं था कि मैं किसी पे आरोप लगाऊं, ये संवेदनशील मुद्दा था, लेकिन अब जब बात आ गई है तो फिर बात अब निकलेगी। तो फिर मैं बतला दूं, भारतीय जनता पार्टी का नेता ध्रुव सक्सेना, आपने नाम सुना होगा, बलराम सिंह का नाम सुना होगा, मोहित अग्रवाल का नाम सुना होगा, मनोज भारती का नाम सुना होगा, संजीव गुप्ता का नाम सुना होगा, अब्दुल जब्बार का नाम सुना होगा, रंजन तिवारी का नाम सुना होगा, संयोग सिंह का नाम सुना होगा, मनोज मंडल, कुछ पंडित, जितेंद्र ठाकुर, रितेश खुल्लर, जितेंद्र यादव, त्रिलोक भदौरिया, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के भोपाल से पकड़े गए थे। और इनका काम क्या था? ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी भेजते थे। कर किसके नेतृत्व में रहे थे आप ये भी जानते होंगे। अरे सुन लीजिए ना, ये अभी भी नहीं, किसके नेतृत्व में कर रहे थे ये भी आप जानते होंगे। जिस सिमी का नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं, जिसको मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा था, वो किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे ये भी आप जानते होंगे। ब्रजेश जी, अरे ब्रजेश जी सुन तो लीजिए। बोलिए मेरे भाई, बोलिए बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ मिल रही है। अभी जो 1800 करोड़ की एंटी ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया, ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ घूमता है। तो क्या है, कौन है ये लोग? मलिक जी, ये आपने सुना था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने की प्लानिंग चल रही थी, कौन पकड़ा गया था? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने के में कौन पकड़ा गया था? पौराणिक राम शुक्ला पकड़ा गया था। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार की बातें यहाँ पर चल रही नहीं, रमाकांत पटेल साहब देखिए, आपने जब से पहले जो शुरुआत बात की तो आपने यहाँ से बात उठाई कि भाई इनको PM किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ क्यों मिल रहा था। तो कोई अगर इस्लाम मानने वाला व्यक्ति है तो क्या उसको लाभ नहीं मिलेगा? क्या योजना का लाभ दिया जाएगा तब उस समय? ये जरूरी थोड़ी है कि वो आतंकी संगठन में शामिल है कि अगर ऐसे काम कर रहा है। ब्रजेश जी, तो मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, क्या PM किसान योजना का लाभ किसी भी गैर आतंकी को मिल जाएगा? ये किसका फेल्योर है? ये देश की जांच एजेंसियों का फेल्योर। मलिक साहब बताइए, क्या वो पहले इस्लाम मानने वाला था इसलिए लाभ मिला, या आतंकवादी था इसलिए मिला, जो कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के नेता रमाकांत पटेल साहब? जी देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली में दंगा हुआ था वो किसने कराया था? ताहिर हुसैन ने कराया था। अब वो कौन है? आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद है। उस विषय पर कपिल मिश्रा कौन है? अरे कपिल मिश्रा कौन है? कपिल मिश्रा कौन है जो कह रहा था कि हम देख लेंगे? ठीक है, चलिए दोनों के पास लौटूंगा। हालांकि देखिए बड़ा संवेदनशील मुद्दा था, इस पे हम कम से कम राजनीति ना करें, पार्टियों से ऊपर उठ के बात करें। अगर जो देश विरोधी काम करेगा तो वो किसी भी पार्टी से कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। हिंदुस्तान के बांटने वालों के जो जिहाद के प्लान हैं वो क्या है, और वो किस तरह से इन प्लान को एक्टिव रखे हुए हैं और किस तरह से इनको जो है अमली जामा पहना रहे हैं, आज इसी पर बात है। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इनको जब मॉड्यूल चला रहे हैं तो बात सवाल ये कि ये मॉड्यूल बना कौन रहा है? इस तरह से देश विरोधी चीजें ये जो तैयार कर रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चों को इसमें लिप्त किया जाता है, तो ये मॉड्यूल चला कौन रहा है? कहां से इनको शिक्षा दी जा रही है? जहां तक मुझे जानकारी है, और विकास जी मैं जो सुनता हूं, समझता हूं, देखता रहता हूं, और कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या सामाजिक तत्वों के द्वारा पता चलता रहता है, यहाँ बाकायदा एक, चाहे वो मस्जिदों के माध्यम से हो, चाहे वो एक ग्रुप के माध्यम से हो, बाकायदा प्लानिंग चलाई जाती है किस तरह से। नहीं, पर रमजान जी तो कह रहे हैं कि उनको जिहादी मत कहिए, उनको जिहादी कहने पे तकलीफ हो रही है। नहीं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। अगर ये ईमानदार है और ये देश के साथ है तो इनको देश का साथ देना चाहिए। रमजान साहब कई डिबेट में मैंने देखा भी, इनको, ये समझदार आदमी है, ऐसा नहीं है, इनको साथ देना चाहिए और जो उचित है उचित के साथ इनको खड़ा होना चाहिए। जिहादी शब्द किसके साथ लगता है? अब वो कहते हैं जिहादी मतलब कुछ और होता है। अरे भाई, यहाँ पर देख रहा हूँ कि तुम जिहाद हो रहा है, मूत्र जिहाद हो रहा है, भूमि जिहाद हो रहा है, तो जिहाद तो हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप
कौन सी भाषा के प्रयोग करें उसको? हाँ। हिंदी में कोई ऐसा शब्द है? चलिए रमजान चौधरी जी जरा बता दीजिए भाई, क्यों जिहादी ना कहें ऐसे लोगों को जो आतंकी चीजों को इस देश में रह के इस देश के खिलाफ अगर चीजें कर रहे हैं, तो क्यों जिहादी ना कहें? और मेरा भी एक सवाल रहेगा इनसे कि ये सर तन से जुदा वाले कौन है, जो सर तन से जुदा कर देते हैं? जी, मतलब ये नारे कौन लगाता है? कहां से? मेरा सवाल ये है कि अगर अगर हमको भाषा का पता है और हम गधे को गधा, घोड़े को घोड़ा कहेंगे या घोड़े को गधार, गधा के घोड़ा कहेंगे, तो वो बहुत अटपटा लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा था। अरे सर, आप गधे और घोड़े में रह जाएंगे। जो आप बात कर रहे हैं वो देश के विरोधी काम कर रहे हैं, वो कल गोलियां चला देंगे। सर तन से जुदा करने की बात वो कर रहे हैं, उसका मॉड्यूल बन रहा है। आप गधे और घोड़े में रह जाएंगे। देशद्रोही कहिए, उनको देशद्रोही कहिए, उनको आतंकवादी कहिए, उनको जो कुछ कहना है, पूरे से पूरा शब्द है वो उसकी उत्पत्ति करिए। नहीं, फैक्ट बताइए ना, इसके पीछे का टेक्निकल चीज बताइए। जिहादी क्यों ना कहूं? ऐसे लोगों को जिहादी क्यों ना कहूं, बताइए। आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे ब्रजेश जी। नहीं, आपको तकलीफ क्या है भाई? आपको तकलीफ बताइए, तकलीफ क्या है अगर मैं उनको जिहादी कह रहा हूं तो? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो आप घोड़े को गधा कहिए, मुझे क्या तकलीफ होगी? हाँ। लेकिन अगर किसी बात नहीं, तकलीफ ये है ना कि मैं अगर गधे को गधा कह रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। दिक्कत ये कि मैं गधे को गधा कह रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। ब्रजेश है और आपको मैं ब्रजेश कौशिक कहूं, ब्रजेश कौशिक कहूं, बार बार ब्रजेश कौशिक कहूं। अरे भाई फिर नहीं, सुनिए ना रमजान जी, इनकी कुंडली लेके बैठे हैं क्या आप? इनकी कुंडली लेके बैठे हैं क्या जो आपको तकलीफ हो रही है? अगर मैं जिहादी कह रहा हूं इनको, तो आप इनकी कुंडली लेकर बैठे हैं क्या? नहीं, मुझे इसे मलिक साहब क्या कहें बताइए। रमजान साहब का तो बस नहीं चल रहा है, नहीं उश्री लगा दे उनके आगे। नहीं, ये एंकर के ही खिलाफ बोलने का जो कार्य कर रहे हैं ये गलत है। इन्हें सवाल का जवाब देना चाहिए और इन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या करने वाले लोग कौन है, उन्हें किस कैटेगरी में डाला जाना चाहिए। इन्हें स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। ये जितने भी आतंकवादी हैं और ये जिहाद की बात करते हैं आतंकवादी, तो ये कौन लोग हैं, किस कैटेगरी में इन्हें डाला जाना चाहिए। इन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। जिन लोगों ने हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को काट काट कर कश्मीर से भगाया और वहां नारे लगते थे, बकायदा नारे लगते थे, तथ्यों को इन्हें जाकर देखना। रमाकांत पटेल साहब, आखिरी आपकी टिप्पणी राजनीति से ऊपर उठ के, लेकिन जिस तरह से विरोध कर रहे हैं रमजान चौधरी जी, उसके लिए भी आपका जवाब 10 सेकंड आखिरी। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था, इन्होंने बीच में बटेंगे कटेंगे बात की, तो मैं कहता हूं कि जाकर के झांसी के अस्पताल में ये बात बोल के दिखलाइए जहां पे आपने बच्चों को भुर्ता बना करके निकाला है। ऐसी व्यवस्था है बच्चों सर, उस पे भी मैंने डिबेट किए, कहां से कहां ले जा रहे हैं। वहां बीजेपी पहुंच गई थी क्या? देखिए, बिल्कुल त्रुटि है, कमी हुई है। झांसी में जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, इस पे मैं भी आपसे कह रहा हूं। प्रमोद मिश्रा जी, आपकी टिप्पणी आखिरी। प्रमोद मिश्रा जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बोलिए जी, आखिरी टिप्पणी, फाइनल कमेंट आपका पूरे विषय पे। बिल्कुल। यह विषय जो हमें सुन रहे हैं, अभी तक डिबेट हम लोगों ने किया, इसका निश्चित ये है कि यहाँ पर जो भी मुस्लिम धर्म के जानकार हैं या समर्थक हैं, इन लोगों को देश का साथ देना चाहिए। और जो भी विरोधी काम कर रहे हैं, अगर ये देश के साथ है तो उनका विरोध करें और विरोध करके उनको सही रास्ते पर। वाकई राजनीति से ऊपर उठकर, चाहे वो रमाकांत पटेल साहब हो, अबीरल मलिक साहब हो, प्रमोद मिश्रा हो या रमजान चौधरी हो, अगर जो देश विरोधी है तो उसे खुलकर देश विरोधी कहना ही चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज समय की कमी थी, फिलहाल जवाब तो चाहिए, इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।